ये एक परमाणु है, अगर इसका परमाणु क्रमांक Z है तो नाभिक में धनावेश प्लस Ze हो गया। ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन इसकी बाह्य अपनी अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। तो अकेले परमाणु के ये ऊर्जा स्तर हो गए। जब ठोस पदार्थ में जो आदर्श स्थिति है, एक व्यवस्थित संरचना 3D में, यानी केवल समतल में नहीं, चारों ओर स्पेस में कई परमाणु मिलकर जब एक संरचना बनाते हैं व्यवस्थित, तो उसे हम क्रिस्टल कहते हैं। क्रिस्टल में जो अणु परमाणु की जो संरचना होती है उसे हम जालक कहते हैं, लैटिस कहते हैं। जब कई परमाणु मिलकर एक क्रिस्टल बनाते हैं, व्यवस्थित संरचना बनाते हैं, तो देखिए उसमें इन परमाणुओं के जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों की कक्षाएं, ऊर्जा स्तर हैं, ये सब विक्षोभ हो जाता है। ऊर्जा स्तरों में यहाँ विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है। यानी ये सब ऊर्जा स्तर तो सामान्य है, इसके ये ऊर्जा स्तर सामान्य है, इनके ये ऊर्जा स्तर सामान्य है, लेकिन जो ये बाहरी ऊर्जा स्तर हैं, यहाँ एक डिस्टरबेंस हो जाता है। ऊर्जा स्तरों में एक विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है, डिस्टरबेंस उत्पन्न हो जाता है, और एक विशेष प्रकार के ऊर्जा बैंड कई ऊर्जा स्तरों में ये विभक्त हो जाते हैं। इन्हें हम ऊर्जा बैंड कहते हैं। जैसे अगर हम सिलिकॉन परमाणु की बात करें, सिलिकॉन 1428, 14 परमाणु क्रमांक है, 28 परमाणु भार है, 2 8 4। पहली जो कक्षा है, एक परमाणु की, एकल परमाणु की बात करें तो KLM यानी पहले नंबर की जो कक्षा है उसमें 1s2, S सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, संयोजी इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ही L में 2s2 2p6, 2s सब सेल में ये भी पूरा भर गया, P में 6 इतने ही होते हैं, ये पूरा भर गया। जो M कोश है, M कक्षा है, उसमें 3s2 3p2, यानी एक तरह से तीसरे ऊर्जा स्तर में ये तो पूरा भरा हुआ है और ये P अधूरा हो गया। तो एकल परमाणु में जो एक परमाणु है सिलिकॉन का, उसमें ये वाला अधूरा हो गया, और एक परमाणु में 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए। इस कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं और यहाँ चूंकि 6 इलेक्ट्रॉन इसमें अधिकतम हो सकते हैं और 2 यहाँ, तो तीसरे नंबर के M कक्षा में कुल मिलाकर 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन हैं। अगर N परमाणु मिलकर एक क्रिस्टल बना रहे हो, एक परमाणु के ये ऊर्जा स्तर हैं, बाहरी ऊर्जा स्तर की स्थिति ये हुई कि यहाँ P में 6 हो सकते हैं, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन की एक तरह से कमी है, ये अधूरा है। इस कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। अगर एक क्रिस्टल में N परमाणु है तो 4N इलेक्ट्रॉन इस बाह्य कक्षा में उपलब्ध हो गए। एक परमाणु में 4 इलेक्ट्रॉन उपलब्ध हैं, N परमाणु मिलकर एक क्रिस्टल बना रहे हैं, एक व्यवस्थित संरचना बना रहे हैं, तो इसलिए बाहरी कक्षा में 4N इलेक्ट्रॉन उपलब्ध हो गए। और ऊर्जा स्तर कितने हुए? चूंकि बाहरी कक्षा में यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 ये हैं और 4 यहाँ, 6 यहाँ, यानी 8 इलेक्ट्रॉन इसमें हो सकते हैं। यानी उपलब्ध जो ऊर्जा स्तर हैं वो एक तरह से 8 हैं, और N परमाणु हैं तो 8N, यानी बाह्य कक्षा में उपलब्ध जो ऊर्जा स्तर हैं वो 8N हैं,
और यहाँ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 4n है। तो ये जो ऊर्जा स्तर हैं ये एक विशेष प्रकार के ऊर्जा बैंड में बट जाते हैं। और यहाँ नीचे वाला जो है ये जहाँ संयोजी इलेक्ट्रॉन है, जैसे ये जो इलेक्ट्रॉन है ये संयोजी बैंड कहलाता है। और जो चालन बैंड है एक इसके ऊपर जो चालक हो जाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन फ्री वाले जो चालन की तरह काम करते हैं, आवेश का संचरण में काम आते हैं, वो चालन बैंड कहलाता है। तो चालन बैंड हो गया और संयोजी बैंड हो गया, और बीच में इनके गैप हो गया Eg। किसी भी परमाणु के एकल परमाणु होने पर यहाँ ऊर्जा स्तर इलेक्ट्रॉन है, ऊपर खाली है। जब कई परमाणु मिलकर एक क्रिस्टल बनाते हैं तो बाह्य ऊर्जा स्तर एक तरह से डिस्टर्ब हो जाते हैं, विक्षोभ हो जाता है, एक तरह से आपस में मिल जाते हैं। उन्हीं मिलकर एक तरह के बैंड तैयार हो जाते हैं, यानी वो कई ऊर्जा स्तरों में बट जाते हैं, पट्टियों में बट जाते हैं। उनको एक संयोजी बैंड कहते हैं, एक चालन बैंड कहते हैं, और एक वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है। ये फोरबिडन गैप हो गया। इनके ऊर्जा के आधार पर ही अलग अलग तरह के पदार्थ होते हैं। जैसे चालक की अगर हम बात करें, ये किसी क्रिस्टल के ऊर्जा बैंड हैं, ये संयोजी बैंड है, ये चालन बैंड है, कंडक्शन बैंड EC, बैलेंस बैंड EV, संयोजी बैंड, और इनका जो अंतराल है वो वर्जित ऊर्जा अंतराल फोरबिडन गैप, ये Eg है। Eg का मान अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बहुत बहुत कम है, टेंडिंग टू 0 है, यानी बहुत या तो नहीं है ऊर्जा अंतराल, या तो नहीं है, या अगर है तो वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बहुत बहुत कम है, तो ऐसे में ये जो क्रिस्टल बनेगा ये एक तरह से चालक की तरह काम करता है। और ये जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है, अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है तो फिर ये अचालक की तरह काम करता है। और अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम और ये लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का हो, तो जनरली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का हो, के लगभग का हो, तो तब ये अर्धचालक हो जाते हैं। यानी चालक में ऊर्जा बैंड या तो नहीं होता है, ओवरलैप होते हैं दोनों कंडक्शन बैंड और संयोजी बैंड, या तो ओवरलैप होते हैं, अगर अंतर है तो बहुत बहुत कम अंतर होता है, 0.07 या 0.07 इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अंतर होता है। और अचालक में ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है। तो इस तरह से ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक वे पदार्थ हैं जिनमें ऊर्जा अंतराल या तो नहीं होता है, या होता है तो 0.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का होता है, बहुत कम होता है। और अचालक वे हैं जिनमें ऊर्जा अंतराल, वर्जित ऊर्जा अंतराल 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है। और अर्धचालक वे हैं जिनमें ऊर्जा अंतराल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का होता है, मध्य स्थिति का होता है। तो चालक, अचालक और अर्धचालक को ऊर्जा बैंड के आधार पर समझा जा सकता है। ऐसे याद रखा जा सकता है कि चालक में ऊर्जा, वर्जित ऊर्जा अंतराल यानी संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच में जो ऊर्जा अंतराल है वो वेरी वेरी स्मॉल देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये लगभग 0 होता है। इसका मान ऑफ द ऑर्डर ऑफ 0.07 लगभग इतना हुआ करता है। अचालक में ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है, और अर्धचालक में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम, मतलब ये नियर अबाउट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का हुआ करता है। जो विशिष्ट चालकता है विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होती है। ये चालक में 10⁸ और 10⁵ मोह प्रति मीटर, जैसे मीटर प्रति ओम, यानी मोह ओम का उल्टा हो गया एक तरह से। तो ये 10⁸ से 10⁵ तक होती है।
अर्धचालक में 10 की घात 2 से 10 की घात -5 तक होती है प्रति ओम मीटर, और ये होती है अचालक में 10 की घात -5 से बहुत कम मो प्रति मीटर में। तो ये इसे प्रतिरोधकता यानी विशिष्ट प्रतिरोध, ये ठीक इसका उल्टा हो गया, यानी इसका उल्टा कह लीजिए। 10 की घात 8 है तो 10 की घात -8, 10 की घात -2, इस तरीके से। तो अपने तरीके से इसको लगभग याद रखा जा सकता है।